गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उत्सर्जन या फिर एक्सक्रीशन, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्सर्जन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। एक तो उत्सर्जन की परिभाषा और मतलब कौन कौन से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में जीवों के शरीर से बाहर निकलते हैं, जिसमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल और भी हमने बहुत सारे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है उसके अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो देखो, हमारा जो मुख्य उत्सर्जन अंग होता है वो होता है किडनी, या फिर हम उसको वृक्क भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। उसके बाद में मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो ये चार पार्ट होते हैं हमारे उत्सर्जन तंत्र के, जिसमें से जो वृक्क होते हैं वो क्या होता है, जो मनुष्य है उसका एक प्रमुख उत्सर्जन अंग है वृक्क। ठीक है, तो हम वृक्क की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में और उसकी बाह्य संरचना के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखो, जो वृक्क होता है या फिर किडनी होती है, तो अब मतलब वो क्या होती है, एक तो एक जोड़ी पाई जाती है मनुष्य के अंदर। ठीक है, एक जोड़ी या फिर दो किडनी पाई जाएगी। फिर क्या है, उसका रंग कैसा होता है, वो गहरे लाल रंग की होती है और सेम के बीज की आकृति की होती है। ठीक है, अब की मतलब जो किडनी होती है वो मतलब हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है। तो जो किडनी होती है वो मतलब दो किडनियां होंगी, जिसमें से जो राइट वाली किडनी होगी या फिर जो दाईं वाली किडनी होगी वो क्या होगी, बाईं वाली किडनी की अपेक्षा थोड़ा नीचे स्थित होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो दाईं वाली किडनी है उसके ऊपर क्या है, यकृत पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण वो क्या है, यकृत के भार की वजह से या फिर यकृत की वजह से वो थोड़ी नीचे की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो जो हमारी किडनी है वो कहाँ पे स्थित होती है, उदर गुहा में। हमारी जो उदर गुहा है उसमें डायफ्राम के नीचे और कशेरुक दंड के दोनों ओर। ठीक है, यकृत के नीचे उदर गुहा में, डायफ्राम के नीचे, और जो हमारा कशेरुक दंड होता है उसके दोनों ओर स्थित होती है किडनी। किडनी किसकी, सेम के बीज की आकृति की होती है। तो अब हम देखेंगे किडनी की आकृति, उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाहरी आकृति बना लेते हैं, जो कैसी होती है, सेम के बीज के जैसी आकृति। ठीक है, ऐसे। तो देखो थोड़ा इस प्रकार। तो ये हो गया किडनी का बाहरी पार्ट या फिर जो किडनी की बाहरी सतह की इस प्रकार सेम के बीज की आकृति दिखाई देती है किडनी के अंदर। तो देखो, हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी किडनी की बाह्य आकृति, जो किसके समान है, सेम के बीज की आकृति के समान। ठीक है, या फिर जो राजमा होता है, ठीक है, राजमा की आकृति के समान भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो ये आकृति है इसका जो ये बीच वाला पार्ट है, ठीक है, जो ये बीच वाला पार्ट है, जो आपको ये खांच से दिखाई दे रही है, इस खांच को हम बोलते हैं हाइलम या फिर हाइलस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये खांच हो गई, इसको हम बोलेंगे हाइलम। फिर है कि इसी किडनी की जो ये खांच है, इसी खांच से क्या है, मूत्र वाहिनी निकली रहती है। ये देखो ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो गई मूत्र वाहिनी। इसके बाद देखो, इससे जो ये वाला पार्ट है, जो ये खांच है, इसी में क्या है, वृक्क शिरा और वृक्क धमनी भी जुड़ी रहती है। ठीक है, देखो इस प्रकार। और ऐसे, और ये हो गई एक और वृक्क शिरा। ठीक है, इसमें से एक वृक्क शिरा होगी और दूसरी वृक्क धमनी, जिससे क्या है, हाँ,
जो किडनी में रक्त है वो आएगा और जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो ये किडनी है या फिर जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उन सभी अंगों के ऊपर क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर स्थित होती है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर भी क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं ऐसे, ठीक है। अब है कि जो हमारी किडनी होती है या फिर वृक्क है, वो क्या है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। बाहरी भाग कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं मेडुला, ठीक है। तो देखो बनाते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे मेडुला। अब जो मेडुला पार्ट होता है उसमें क्या है, पिरामिड शेप की या फिर त्रिभुजाकार संरचनाएं पाई जाती है। तो देखो इस प्रकार हम बना देते हैं, ये ऐसे, ये मेडुला भाग, इसमें क्या है, इस प्रकार पिरामिड के शेप की बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। ये देखो इनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, मेडु पिरामिड, ठीक है। ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, या फिर इसको वृक्क कॉर्टेक्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भाग हो गया कॉर्टेक्स। अब जो ये मेडुलरी पिरामिड हमने बनाए हैं, इन पिरामिडों में क्या है, आगे की तरफ एक फनल शेप स्ट्रक्चर बनी रहती है। जितने भी पिरामिड में पाए जाएंगे इनमें क्या है, एक फनल शेप या फिर जो कीप होती है ना इस प्रकार, जिससे हम क्या करते हैं, तेल वगैरह डालते हैं, ठीक है। तो ये कीप हो गई। तो ये कीपाकार या फिर फनल शेप्ड संरचनाएं पाई जाती है मेडुलरी पिरामिड के अंदर, ठीक है। और जो बाकी भाग बच गया उसमें क्या है, ऐसे रेशे से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो इस प्रकार। फिर जो ये कीप शेप स्ट्रक्चर है पिरामिड के अंदर, इससे क्या है, कुछ तंतु ऐसे बाहर निकले रहते हैं इस प्रकार, जो कि दूसरे पिरामिड से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये जुड़े रहेंगे। और जो ये बाकी का पार्ट बच गया, ये पार्ट क्या है, जो ये हमारी मूत्र वाहिनी है इसके साथ जुड़ा रहता है। ये देखो इस प्रकार एक बड़ा सा पार्ट इस मूत्र वाहिनी के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया इतना। और जो ये कोर्टेक्स भाग होता है, ये क्या होता है, कणिका में भाग होता है, मतलब इसके अंदर क्या है, बहुत सारी कणिकाएं पाई जाती है या फिर दाने दाने से पाए जाते हैं। तो देखो ऐसे हम बना देते हैं इस प्रकार, मतलब कि ये जो भाग है वो स्मूथ ना होकर क्या है, इसमें कणिकाएं या फिर दाने दाने से पाए जाते हैं। और जो ये कोर्टेक्स के ये कण है या फिर ये जो दाने हैं, ये क्या है, मेडुला भाग के अंदर ये जो पिरामिड्स है इनके बीच बीच में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखो इस प्रकार, ये हो गए इस प्रकार। तो अब जो ये बीच वाला पार्ट बना है जो कि मूत्र वाहिनी के साथ जुड़ा हुआ है, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे वृक्क श्रोणी, ठीक है। क्या बोलेंगे, वृक्क श्रोणी, इस प्रकार, ठीक है। और बताती हूँ मैं आपको इसके भागों के पार्ट। अब देखो जो ये पिरामिड हमने बनाए थे इसके अंदर जो ये रेशे वाले भाग है इनको हम बोलेंगे बर्टीनी के स्तंभ, ठीक है। क्या बोलेंगे, इनका नाम होता है बर्टीनी के स्तंभ। और जो ये पिरामिडों से निकले हुए ये वाले जो रेशे बनाए हैं हमने, इनको हम बोलेंगे कैलिसेज। क्या बोलते हैं, कैलिसेज, ठीक है। तो ये हो गई बेसिकली आपकी
किडनी या फिर वृक्क। ठीक है, तो देखो किडनी के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। बाहर वाला पार्ट उसको हम बोल देंगे कोर्टेक्स, ये जो कणिका में बनाया है, और जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेडुला। ठीक है, सबसे पहले किडनी की स्ट्रक्चर किसके आकार की होती है? ये होती है सेम के बीज के आकार की, या फिर हम इसको बोल सकते हैं राजमा के आकार की भी। ठीक है, इसका कलर गहरा लाल रंग का होता है, और ये कहाँ पे स्थित होती है? हमारी उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे कशेरुक दंड के दोनों ओर। ठीक है, क्योंकि एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, मतलब कि दो, कशेरुक दंड के दोनों तरफ एक एक किडनी लगी रहती है। अब देखो जो जब किडनी की स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो उसमें क्या है, जब ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें क्या है, ये बीच में एक खांच सी पाई जाती है। ठीक है, इस खांच को हम क्या बोलते हैं? हाइलम या फिर हाइलस भी बोल सकते हैं इसको, हाइलम या फिर हाइलस। फिर जो ये हाइलम है इसी से क्या है, मूत्र वाहिनी निकली रहती है, ये वाली जो हमने दिखाई। ठीक है, मूत्र वाहिनी। फिर क्या है, इस हाइलम से ही आकर क्या है, वृक्क धमनी और वृक्कशिरा जुड़ी रहती है, जिससे क्या है, रुधिर किडनी के अंदर आता रहता है और बाहर निकलता रहता है या फिर वापस जाता रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने बनाया जो किडनी की संरचना है, इसके चारों ओर क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं या जितने भी अंग होते हैं उन सभी अंगों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, वो बनाई। उसके बाद में हमने किडनी को दो पार्ट में डिवाइड किया, बाहर वाला भाग कोर्टेक्स और जो अंदर वाला भाग है वो कहलाएगा मेडुला। अब जो मेडुला भाग है उसके अंदर क्या है, पिरामिड शेप की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है कई, जिनको हम बोलेंगे मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, इन पिरामिडों का जो आगे वाला भाग होता है उस पे एक फनल शेप स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी का भाग बच गया उसमें क्या है, ऐसे रेशेदार संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं बर्टीनी के स्तंभ। फिर जो ये मेडुलरी पिरामिड है, इनसे क्या है, बहुत सारी नलिकाएं निकलती है, इन नलिकाओं को हम बोलेंगे कैलिसेज, और ये नलिकाएं क्या है, हाइलम के साथ जाके जुड़ जाती है, जहां से मूत्र वाहिनी जुड़ी होती है। ठीक है, तो और जो कोर्टेक्स भाग होता है किडनी का, वो क्या होता है, मतलब चिकना ना होकर क्या है, उसमें बहुत सारी कणिकाएं पाई जाती है, कण युक्त होता है। ठीक है, और वो कणिकाएं, थोड़ी कणिकाएं क्या है, मेडुलरी भाग के अंदर भी चली जाती है, जो कि मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में इकट्ठी हो जाती है। ये हो गई आपकी वृक्क की संरचना, जो क्या है, हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग। ठीक है, वृक्क क्या है, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो अमीनो अम्ल होते हैं, या फिर अमीनो अम्ल क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, तो जो अमीनो अम्ल है उनसे बाद में अमोनिया और यूरिया का निर्माण कैसे होता है, या फिर जो अमोनिया और यूरिया होती है वो क्या होती है कि सबसे खतरनाक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होती है। जो भी जीव या फिर जिन भी जीवों के शरीर में अमोनिया या फिर यूरिया अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बनती है, उनको क्या है, तुरंत के तुरंत शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, और इनके उत्सर्जन के लिए क्या है, काफी मात्रा में जल की भी आवश्यकता होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि अमीनो अम्लों से अमोनिया और यूरिया का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अमीनो अम्लों का निर्माण कैसे होता है। तो जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं या फिर जो भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, अगर उस खाद्य पदार्थ के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप ही क्या होता है, अमीनो अम्ल बनते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं उनका जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, अमीनो अम्लों से ही मिलकर बना होता है। और जब प्रोटीन को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और बाद में क्या है, भोजन लेने के बाद उसका पाचन होता है, तो उस पाचन के दौरान क्या होता है, जो प्रोटीन होता है उसको उसके सरल अणुओं के अंदर तोड़ दिया जाता है। तो प्रोटीन के सरल अणु कौन से होते हैं, अमीनो अम्ल। ठीक है, तो जैसे ही प्रोटीन का पाचन होगा हमें क्या, अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रोटीन का अपघटन होगा जिससे हमें अमीनो अम्ल प्राप्त होंगे। ये अमीनो अम्ल क्या है, हमारे ब्लड के अंदर अवशोषित कर लिए जाएंगे। ठीक है, या फिर जो भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उस खाद्य पदार्थ से बाद में जो भी पोषक पदार्थ बनते हैं, उन पोषक पदार्थों को क्या है, हमारे रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और फिर क्या है, रक्त के द्वारा जो भी रक्त के अंदर फिर वो सारे पोषक पदार्थ आ जाते हैं, फिर उनको क्या है, हमारे बॉडी के प्रत्येक अंग तक या फिर प्रत्येक सेल्स तक
पहुंचाया जाता है, जिससे क्या होता है उन सेल्स को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो जैसे ही प्रोटीन से अमीनो अम्ल बनेंगे उनको क्या है, हमारा जो रक्त है या फिर जो ब्लड है उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। फिर ब्लड उन अमीनो अम्ल को लेके जाता है यकृत के अंदर। ठीक है, और जो अमीनो अम्ल मतलब उपयोग में आने वाले होते हैं उनको तो क्या है रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन कुछ अमीनो अम्ल ऐसे भी होते हैं जो क्या होता है कि वो रक्त द्वारा अवशोषित नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे अमीनो अम्लों से क्या है अमोनिया और यूरिया का निर्माण होता है, जो क्या होते हैं उत्सर्जित या फिर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। ठीक है, तो कुछ अमीनो अम्लों से तो जो कुछ अमीनो अम्ल जो शरीर की ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होंगे वो तो क्या होंगे ब्लड द्वारा अवशोषित होकर यकृत के अंदर चले जाएंगे, और उसके अलावा जो अतिरिक्त अमीनो अम्ल बचेंगे वो क्या करेंगे अमोनिया और यूरिया का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इसमें सबसे पहले मतलब अमीनो अम्ल से अमोनिया और यूरिया बनने की प्रक्रिया में सबसे पहला जो स्टेप है वो आता है विअमीनीकरण। ठीक है, अब देखो विअमीनीकरण का मतलब क्या होता है। तो विअमीनीकरण की क्रिया जब होती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है अमीनो अम्ल से अमोनिया का निर्माण होता है, या फिर अमीनो हम बोल सकते हैं कि अमीनो अम्ल से अमोनिया बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं विअमीनीकरण। और जो विअमीनीकरण की क्रिया होती है या फिर इस क्रिया के फलस्वरूप जो अमोनिया बनती है उसका निर्माण कहाँ होता है यकृत में। ठीक है, उसका निर्माण होता है यकृत में। और जो विअमीनीकरण की प्रोसेस है वो क्या है ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकती है, मतलब उसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक भी हो सकती है और ऑक्सीजन आवश्यक नहीं भी हो सकती, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी भी विअमीनीकरण की प्रक्रिया हो सकती है, या फिर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं भी हो तो भी क्या है विअमीनीकरण की अभिक्रिया हो सकती है। मतलब हम इसको ऑक्सीकारी विअमीनीकरण या फिर अनोक्सीकारी विअमीनीकरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जो ऑक्सीकारी विअमीनीकरण की प्रक्रिया वो किसमें होती है यकृत के अंदर होती है। ठीक है, वो सारी की सारी जो प्रक्रिया वो किसमें होगी यकृत के अंदर होगी। तो देखो यकृत कोशिकाओं का जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ठीक है, ऑक्सीकारी विअमीनीकरण कहाँ होगा यकृत के अंदर होगा, और यकृत कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करता है ग्लूटामिक अम्ल को ऑक्सीकारी विअमीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान अमोनिया के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, क्या करेगा ये ग्लूटामिक अम्ल आया उसमें क्या होगी विअमीनीकरण ऑक्सीकारी ऑक्सीकारी विअमीनीकरण अभिक्रिया होगी जिसमें कौन सा एंजाइम काम आएगा ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, जिससे क्या बनेगी अमोनिया। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि ये देखो उसके बाद एक प्रक्रिया आती है जिसको हम बोलते हैं अमीनांतरण। क्या बोलते हैं अमीनांतरण। ये प्रक्रिया भी कहाँ है यकृत के अंदर ही संपन्न होती है। इसमें क्या होता है कि जो अन्य अमीनो अम्ल होते हैं कुछ अमीनो अम्लों से क्या हो गया अमोनिया का निर्माण हो गया, और जो कुछ अन्य अमीनो अम्ल होते हैं उसमें क्या है ट्रांस एमिनेज एंजाइम की सहायता से उन अमीनो अम्लों पर ट्रांस एमिनेज एंजाइम की अभिक्रिया होगी जिससे बनेंगे ग्लूटामिक अम्ल, और इन ग्लूटामिक अम्ल पे आगे चलकर ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की अभिक्रिया होगी जिसके फलस्वरूप बनेगी अमोनिया जो कि क्या है एक अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, बाद में आगे क्या है कि जो हमारा यकृत है और वृक्क है। ठीक है, यकृत के अंदर भी हमने पढ़ा कि ऑक्सीकारी विअमीनीकरण की अभिक्रिया होती है, और जो हमारा वृक्क या किडनी है उसके अंदर भी क्या है ऑक्सीकारी विअमीनीकरण की प्रक्रिया होती है। तो ये अभिक्रिया जो यकृत के अंदर होती है उसमें यकृत के भी कौन से भाग में होती है यकृत के जो परऑक्सीसोम होते हैं उनके अंदर ये वाली अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, यकृत के जो परऑक्सीसोम होते हैं उनके अंदर ऑक्सीकारी विअमीनीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो अमीनो अम्ल होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या फिर ऑक्सीकारी विअमीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम की सहायता से क्या है अमोनिया का निर्माण करते हैं।
क्या होगा कि यकृत और वृक्क, इन दोनों अंगों के अंदर क्या है, ऑक्सीकारी विअम्लीकरण की अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो भी प्रोटीन के द्वारा अमीनो अम्ल बने हैं उसमें से कुछ अमीनो अम्ल तो क्या है, रुधिर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन जो बाकी अमीनो अम्ल बच जाते हैं, जो हमारे रुधिर द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकते, उन अमीनो अम्लों द्वारा अमोनिया के निर्माण की अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विअम्लीकरण, जो कि हमारे कौन कौन से अंग में संपन्न होती है, एक हमारे यकृत में और दूसरा हमारे वृक्क में। यकृत में ही एक स्पेसिफिक अंग होता है जिसको बोलते हैं परऑक्सीसोम, ठीक है। परऑक्सीसोम के अंदर क्या होता है, ऑक्सीकारी विअम्लीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें कौन सा एंजाइम काम आता है, अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि यकृत के अंदर ऑक्सीकारी विअम्लीकरण की अभिक्रिया होती है, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो विअम्लीकरण है वो ऑक्सीकारी भी हो सकता है और अनऑक्सीकारी भी हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ये अभिक्रिया हो सकती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी। तो अब जो अनऑक्सीकारी विअम्लीकरण है, मतलब कि जो ऑक्सीजन के बिना संपन्न होगी, वो अभिक्रिया भी कहाँ है, यकृत के अंदर होती है, ठीक है। अनऑक्सीकारी विअम्लीकरण की अभिक्रिया भी कहाँ होती है, यकृत के अंदर। इसमें क्या होता है कि एक सीरिन अभिकारक होता है, ठीक है। तो सीरिन अभिकारक क्या करता है, सीरिन डिहाइड्रेटेज एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो अम्लों का निर्माण करता है, ठीक है। सीरिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यकृत के अंदर सीरिन डिहाइड्रेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, अमीनो अम्लों का निर्माण करता है, ठीक है। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले किडनी की संरचना पढ़ी। किडनी में क्या क्या पढ़ा कि ये क्या है, एक जोड़ी पाई जाती है हमारे शरीर में, मतलब कि दो कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक किडनी उपस्थित होती है, जो कि हमारे उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है। और जो दाईं वाली किडनी है वो क्या है, बाईं किडनी की अपेक्षा थोड़ा नीचे स्थित होती है। क्यों? क्योंकि जो दाईं किडनी है उसके ऊपर यकृत पाया जाता है, तो यकृत के वेट के कारण वो क्या है, थोड़ा नीचे की ओर खिसक जाती है। फिर हमने ये पढ़ा कि जो वृक्क की आकृति होती है वो सेम के बीज की आकृति के समान होते हैं, या फिर राजमा की आकृति के समान भी बोल सकते हैं हम। तो किडनी में बेसिकली क्या है, किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक बाहरी पार्ट जिसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मेडुला। जो कोर्टेक्स पार्ट होता है वो क्या होता है, चिकना ना होकर कणिका युक्त होता है, मतलब कि इसमें बहुत सारी कणिकाएं पाई जाती हैं। और जो मेडुला भाग होता है उसके अंदर क्या है, सबसे पहले मेडुलरी एक पिरामिड नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। उन पिरामिडों के शीर्ष पर क्या पाई जाती है, एक फनल शेप स्ट्रक्चर पाई जाती है, और जो बाकी पिरामिड बच गए उनमें क्या है, रेशेदार संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं बर्टीनी के स्तंभ। फिर ये जो मेडुलरी पिरामिड है इनसे कुछ नलिकाएं निकलती है जिनको हम बोलते हैं कैलिसेज, और ये नलिकाएं क्या है, आगे जाके मूत्र वाहिनी के साथ जुड़ जाती है। और कैलिसेज और मूत्र वाहिनी के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं वृक्क श्रोणि, ठीक है। ये हमने पढ़ ली पूरी की पूरी हमारी किडनी या फिर वृक्क की संरचना, जो क्या है, मनुष्य का एक मुख्य उत्सर्जी अंग, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो अमीनो अम्ल हमारी बॉडी में बनते हैं, उन अमीनो अम्लों से अमोनिया और यूरिया कैसे कैसे बनती है। तो सबसे पहले कि अमीनो अम्ल कैसे बनेंगे, अमीनो अम्ल बनते हैं प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप। जब प्रोटीन का पाचन होगा तो अमीनो अम्ल बनते हैं, ठीक है। और उन अमीनो अम्ल से बाद में क्या है, अमोनिया और यूरिया बनती है। जो कुछ अमीनो अम्ल होते हैं वो तो क्या है, ब्लड के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। और अवशोषित करने के बाद क्या है कि हमारी बॉडी के हर एक अंग तक पहुंचाए जाते हैं, हर एक कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं, जिससे क्या है, कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद जो बाकी अमीनो अम्ल बच गए उनसे क्या है, अमोनिया और यूरिया का निर्माण होता है। तो अमीनो अम्लों से यूरिया बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं विअमीनीकरण, ठीक है। और विअमीनीकरण की जो अभिक्रिया है वो किसमें, हमारा जो यकृत होता है उसके अंदर संपन्न होती है। और जो विअमीनीकरण की अभिक्रिया, मतलब कि अमीनो अम्लों से अमोनिया बनने की प्रक्रिया, वो क्या है, ऑक्सीकारी भी हो सकती है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, और अनऑक्सीकारी भी हो सकती है, मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकती है, ठीक है।
जो दोनों की दोनों अभिक्रिया है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट वाली और ऑक्सीजन की एब्सेंट वाली अभिक्रिया, दोनों की दोनों अभिक्रिया क्या होती है, यकृत के अंदर संपन्न होती है। तो सबसे पहले देखो ये अभिक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, जो यकृत का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, उस माइटोकॉन्ड्रिया, यकृत की कोशिकाओं का जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसमें क्या है, एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ग्लूटामिक अम्ल को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करता है। और ये ग्लूटामिक अम्ल कहाँ से बनता है, अमीनांतरण अभिक्रिया के द्वारा। अमीनांतरण अभिक्रिया क्या होती है कि जो अमीनो अम्ल होते हैं उन अमीनो अम्लों पर ट्रांस एमिनेज एंजाइम अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप बनते हैं ग्लूटामिक अम्ल। और ये सब जो पूरी की पूरी अभिक्रिया वो कहाँ पे, हमारे यकृत के अंदर संपन्न होती है। अगला आया कि जो ऑक्सीकारी एमिनीकरण की अभिक्रिया है वो किसमें, एक तो यकृत में संपन्न होगी, दूसरा कहाँ पे, हमारे वृक्क के अंदर भी ये संपन्न होती है, जिसके लिए कौन सा एंजाइम उपस्थित होना चाहिए, अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि अनऑक्सीकारी विअम्लीकरण, मतलब कि जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो तब जब अमीनो अम्ल से अमोनिया बनते हैं तो वो अभिक्रिया भी कहाँ, यकृत के अंदर ही प्रेजेंट होती है। उसमें क्या है, सीरिन से बनते हैं अमीनो अम्ल सीरिन डिहाइड्रेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है। आज हमने पढ़ा सिर्फ अमीनो अम्लों से अमोनिया का निर्माण। कल हम पढ़ेंगे कि अमीनो अम्लों से यूरिया का निर्माण कैसे होता है, ठीक है बच्चों। तो फिर आज के लिए इतना ही।